और बदमाशों की हाल चाल है त्वाडा। हाँ जी, सो फटाफट बता दीजिए, इज द ऑडियो इज द वीडियो ऑल क्लियर? सब एकदम चकाचक है, सब एकदम बढ़िया है, जल्दी से बताइए। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाउ इज द जोश एवरीवन? हाय सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन, विद द मच अवेटेड सेशन ऑफ ऑडिट ऑफ, आहा आहा आहा, क्या नाम है सर इसका, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं एक बात बताऊं, ये चैप्टर भी एक अपने आप में आइटम ही है सर। ऐसा क्यों? ये एक बढ़िया चैप्टर है जिसको अपने को, मैं तो ये मानता हूं, ऐसा मैंने आपको हमेशा बोला भी है कि हमेशा इसको टुवर्ड्स द एंड ही करना चाहिए। तो मैं अभी आपको जिस तरह से करा रहा हूं, चुपचाप बस वैसे वैसे सुनते जाना, समझते जाना। जितना जितना हम कवर कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है, दिस इज द सेशन नंबर 1। सर क्या इसका मतलब आगे एक दो सेशंस और होंगे? हाँ होंगे, बट मैं आपको जितना करा रहा हूँ, जैसे जैसे करा रहा हूँ, बस आपने उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए चलना है। आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। हाय सर, बहुत बढ़िया जोश है हमारा, मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के इस सेशन के साथ, और स्टार्ट कर रहे हैं सेशन के साथ। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट्स। वैसे तो आपको सवाल बोलना चाहिए, सर आप हमको ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो अकाउंट्स वाले सर का काम है। अब मैं क्या करूं, ऑडिट में इन्होंने अकाउंट्स वाली चीजें डाल दी और पूछते भी है नालायक, ठीक है। तो अब अपने पास कोई और चारा नहीं है, चारा भैंस के पास भी होता है वैसे, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब हमको ये ऐसे की ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमें दिया गया है। चलो, पहला डिस्क्लोजर जो हमारा आता है वो आता है सीएसआर के बारे में। तो सीएसआर का आपने पढ़ा होगा सेक्शन 135, यस, सेक्शन 135 आपने पढ़ रखा है। तो जो सेक्शन 135 है वो सीएसआर का, वो बोलता है कि अगर किसी कंपनी की कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब जो हैं वो पूरी हो जाती है तो उसको अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सीएसआर में देना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर ये कंपनी को डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सर क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ध्यान से समझते जाना। इसी पूरी वीडियो में आपको ये पॉइंट्स मैं कोशिश करूंगा याद भी हो जाए। जस्ट एक लॉजिकल कनेक्शन बना के चलेंगे, तो प्लीज अपना पूरा फोकस बनाए रखना। सबसे पहले तो कंपनी ये बताएगी कि उसको कितना अमाउंट स्पेंड करना था, दैट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। उसमें से फिर वो बताएगी सर क्या, कितना अमाउंट उसने एक्चुअली स्पेंड किया। तो सपोज अगर उसको 100 रुपए स्पेंड करने थे और उसने 80 रुपए स्पेंड करे, तो सर 100 में से 80 गया तो बचा कितना, मैंने कहा 20। तो जब 100 में से 80 गया बचा 20, तो 20 को अपन क्या बोलेंगे, शॉर्टफॉल। तो आपने पहले 3 चीजें बतानी है। सर क्या बताना? बच्चा कह रहा है एमटीपी 2 में बता है, तुम एमटीपी लीक करोगे क्या आज सबके सामने? ठीक है, चुपचाप इधर देखो। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, और फिर बताओ शॉर्टफॉल कितना रहा। थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, मतलब इस साल की तो आपने गड़बड़ बतानी है, पिछले साल की भी बतानी है। और मैंने कहा ये जो आपने दोनों गड़बड़े करी हैं, इसका रीजन भी कंपनी को बता के चलना पड़ेगा। क्या ये 5 पॉइंट्स क्लियर है? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड एज पर द सीएसआर, सेक्शन नंबर 135। उसमें से फिर बताओ आपने कितना एक्सपेंडिचर किया। सर इसमें से जब हमने एक्सपेंडिचर माइनस किया तो कितना बच गया, शॉर्टफॉल। फिर आपने इस साल का भी शॉर्टफॉल बताना है, पिछले साल का भी शॉर्टफॉल बताना है, एंड रीजन बताना है कि शॉर्टफॉल क्यों रहा। अब आपने जो स्पेंड किया, याद है आपने एक्सपेंडिचर बताया, ये बताया, ये बताया एक्सपेंडिचर। इसमें आपको बताना पड़ेगा व्हाट वाज द नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, प्लस इस सीएसआर एक्टिविटी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कितना रोल है, ये भी आप थोड़ा बहुत बता के चलो। एंड लास्ट में आपने बस इतना बताना है कि अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा था सीएसआर के लिए, तो उस प्रोविजन में क्या मूवमेंट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आप सेपरेटली शो करोगे। सर क्या सारे पॉइंट्स याद करने हैं? देखो ऐसा जरूरी नहीं है आप सारे पॉइंट्स याद करो, बिकॉज मैक्सिमम जो आपका सवाल आएगा वो आएगा 3 से 4 नंबर का। तो अगर आपने इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स भी याद कर लिए, दैट शुड बी मोर देन इनफ। तो फटाफट एक बार मेरे को बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, अमाउंट एक्चुअली स्पेंड, फिर हमारा आ गया शॉर्टफॉल, फिर पिछले साल का शॉर्टफॉल, फिर रीजन ऑफ शॉर्टफॉल। मोटा माटी नंबर तो यही मिल गए। इसके बाद मुझे 2-3 पॉइंट्स और याद आ रहे हैं सर, कि नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी क्या थी और रिलेटेड पार्टी के साथ कितना सीएसआर का खर्चा किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन एवरीवन, प्लीज लेट मी नो हाउ इज इट गोइंग। जल्दी से बताइए। यहां तक डन डना डन डन? बोलो रे बोलो बोलो, प्यारे प्यारे बच्चों बोलो, क्या सीएसआर पूरा डन है? फटाफट बताओ। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, शॉर्टफॉल के तो 3 पॉइंट्स इधर ही हैं। जी हाँ, डन है सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे, वीडियो के ना एंड में आ जाओ चुपचाप। तुम क्या कर रहे हो ना, वीडियो के बीच बीच में झूल रहे हो।
तो मेरी जो बात जा रही है और तुम्हारे जो जवाब आ रहे हैं उसमें है 15-20 सेकंड का फर्क, और ये फर्क ना जुदाइयां बढ़ा देगा, ठीक है। तो चुपचाप वीडियो के एंड में आ जाओ, और अभी हम वीडियो के एंड में फटाफट जल्दी से आओ वीडियो के एंड में, आगे वीडियो के एंड में। आई थिंक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज राइट नाउ, यस सर। अब आ जाओ जल्दी से पॉइंट नंबर 2 पे, अब आ जाओ राउंडिंग ऑफ पे। ये राउंडिंग ऑफ थोड़ा सा बड़ा मजेदार चीज है ना, इसकी अपने को बस अब एक चीज ध्यान में रखनी है, इसको ना यहां लिख दो रीड। इस पे मेरे को लगता नहीं ऐसे ही सवाल पूछेगा, बट स्टिल जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस अपन इसको रखते हैं। टोटल इनकम अगर आपकी 100 करोड़ से कम है, कितने से कम है? 100 करोड़ से कम है, तो आप राउंडिंग ऑफ कैसे करोगे? जो अपने बैलेंस शीट और पीएनएल के नंबर्स होते हैं, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख, मिलियन, डेसिमल। क्या सर सब में राउंड ऑफ करना है? नहीं, किसी भी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो और उसमें राउंड ऑफ कर लो, या तो नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 या नियरेस्ट लाख, जो आपको पसंद आए इन पिन सेफ्टी पिन करके उसको आप राउंड ऑफ करके चल सकते हो। सर अगर हमारी टोटल इनकम, ठीक है, ये 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, तो क्या करें? तो फिर आप नियरेस्ट 100 और 1000 नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में आप 100 और 1000 का नियरेस्ट राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो सर क्या करेंगे? लैक्स, मिलियंस और करोड़, एंड उसी के अकॉर्डिंगली आप डेसिमल्स को राउंड ऑफ करके चलोगे। अगर एक बार आपने कोई मेजरमेंट यूज कर लिया कि मेरे को नियरेस्ट लैक्स में करना है या नियरेस्ट मिलियंस में, वो आपने यूनिफॉर्मली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीएनएल को नियरेस्ट लैक्स में कर दिया और बैलेंस शीट को नियरेस्ट मिलियंस, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो चुपचाप एक बार जो पकड़ लिया तरीका, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आ जाता है, डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया और आपने मेरे से पूछा भी नहीं, सर क्या हम जो आज पढ़ रहे हैं उसका हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा हुआ उससे कोई लेना देना है? हाँ है। मुझे एक बात बताओ, सीएसआर की हमने बात करी, ये किसी और टॉपिक में भी आता था? हाँ सर, वो टॉपिक भी सी से शुरू होता है। क्या बात कर रहे हो? उसके आगे में आरओ लगा दूं तो ये बन जाता है कारो। और इसका क्लॉज कौन सा था? नीता अंबानी क्लॉज। नीता अंबानी आती है ना छोटे छोटे बच्चों को लेके, सर वो कहां आती है? 2020। तो ये क्या था? क्लॉज 20 पैरा 3 ऑफ योर कारो 2020। तो जो चीजें हमने कारो में पढ़ी है ना, आज आपको उनके मिलती जुलती चीजें मिलेंगी। जैसे सीएसआर मिला, अब दिखाता हूं आपको एक और मिलती जुलती चीज। सर क्या बेनामी भी पढ़ा था? हाँ, क्लॉज नंबर 1 में फिफ्थ पॉइंट जो था वो बेनामी को लेके था, ठीक है। क्लॉज 1 का फिफ्थ पॉइंट बेनामी को लेके था। पहले वाले पॉइंट्स याद है? पीपीटी, पीपीटी में क्या आता था? प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट अपन पढ़ते थे। फिर रिवैल्यूएशन की बात करते थे, फिर अपन बात करते थे बेनामी प्रॉपर्टी की। सो आपने इसमें बताना है कि क्या कंपनी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं या पेंडिंग है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। सर बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? होल्ड तो कंपनी कर रही है, समझना मेरी बात, है तो कंपनी के नाम पे, बट इसके पैसे किसी और ने दिए या फिर इसका फायदा कोई और उठा रहा है। सो बेसिकली पैसे देने वाला जो बंदा है और जो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और जो इसके मजे ले रहा है, ये सारे के सारे लोग अलग अलग हैं। तो अगर इस तरह की कोई हेरा फेरी ट्रांजैक्शन हुई है जिसको अपन बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इसमें आपने ये सारे डिस्क्लोजर देने। सर क्या क्या? एज अ कंपनी आपको बताना डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन, कब आपने ये बेनामी प्रॉपर्टी ली। दूसरा, अमाउंट बतानी है, कितने की प्रॉपर्टी है। ये 2 चीजें बताओगे, पहले तो प्रॉपर्टी की डिटेल, फिर कितने की प्रॉपर्टी है। तीसरा, इसके मजे कौन ले रहा है। कम ऑन, मैंने कहा था ना मजे लेने वाला अलग बंदा होगा, तो इसके मजे कौन ले रहा है। सर मजे कौन ले रहा है मतलब इसके बेनिफिशियरी। क्या तीनों पॉइंट दिमाग में गए? जल्दी से बताओ। डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाउंट, मजे कौन ले रहा है। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये आपकी बुक्स में हो सकती है या नहीं हो सकती। कम ऑन, या तो ये आपकी बुक्स में हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो बुक्स में है तो बताओ बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है जिसको आप ये बेनामी प्रॉपर्टी बोल रहे हो। और अगर बुक्स में नहीं है तो बताओ आपकी बुक्स में क्यों नहीं है। है तो आप ही की प्रॉपर्टी, ठीक है तो आप ही की प्रॉपर्टी, तो आपकी बुक्स में क्यों नहीं है। दोनों बातें आपने यहां पे इसको बता के चलनी है। 5 पॉइंट जल्दी से सारे बच्चे मुझे रिवाइज कराएंगे। डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, अमाउंट, मजे कौन ले रहा है यानी बेनिफिशियरी, एक्चुअल में कौन है इसका बेनिफिशियरी। तुम्हारी तो प्रॉपर्टी तुम दिखाने के लिए बोल रहे हो, बट एक्चुअल में इसके मजे कौन ले रहा है, दैट इज द बेनिफिशियरी। फिर बुक्स एंड आउट ऑफ द बुक्स की आप बात करोगे, और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि ये जो प्रोसीडिंग्स कंपनी के खिलाफ चल रही हैं, क्या कंपनी ने इन प्रोसीडिंग्स में किसी का साथ दिया है या कंपनी ही इसमें गेम खेल रही है। एंड लास्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स बताओ, उसका स्टेटस बताओ और कंपनी का उसके ऊपर क्या व्यू है। क्या ये 5 और 6 पॉइंट जल्दी से समझ आए? जल्दी से बताओ हाँ या ना।
जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या आएगा सर, मेरे साथ रिकॉल करो, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिर उसकी अमाउंट बताएंगे, फिर बताएंगे मजे कौन ले रहा है यानी बेनिफिशियरी, फिर इन द बुक्स आउट ऑफ द बुक्स। बोलो मेरे साथ, इन द बुक्स आउट ऑफ द बुक्स। इन द बुक्स के केस में आपने बैलेंस शीट का रेफरेंस देके चलना है, आउट ऑफ द बुक्स के केस में आपने बताना है व्हाई दिस इज आउट ऑफ द बुक्स। फिर आप बताओ या इट इज अ अबेटर और इज अ ट्रांसफरर, एंड लास्ट में नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स। डन डन आर्डर डन। तो इसमें आपने बस ये 4-5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। तो 2 बार 3 बार रीड करोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आता है सर अगला सवाल, दैट इज रिलेशनशिप। ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप किसके साथ? विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। सर ये स्ट्रक ऑफ कंपनीज क्या होते हैं? जैसे ये होता है ना ऐसे, अगर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है उदय मजनू लिमिटेड, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है सर, कहां लिखा हुआ है? ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है ना, उसने एक कंपनीज का रजिस्टर मेंटेन कर रखा होता है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उसमें ये कंपनी का नाम लिखा था और रजिस्ट्रार ने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। सर ये स्ट्राइक ऑफ वाली बात तो हमें लॉ वाले टीचर ने पढ़ाई नहीं, पढ़ाएंगे सीए फाइनल में, ठीक है। सीए फाइनल में आप एक टॉपिक पढ़ते हो, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। सीए फाइनल में क्या आता है? रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो ये रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी होती है, उसमें जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है वो कंपनी का नाम रजिस्टर से उड़ा देता है। तो अगर किसी कंपनी का नाम रजिस्टर से उड़ रहा है, इसका मतलब है उसने पक्का कुछ हैंकी पैंकी किया है। क्या सर हैंकी पैंकी मतलब? तुम समझ गए हो फिर भी तुम मतलब पूछ रहे हो। हैंकी पैंकी मतलब उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत करी है। और अगर आपका उस कंपनी के साथ कोई रिश्ता है तो ये अपने शेयर होल्डर्स को आपको बताना पड़ेगा। सर एक बार फिर से बताओ, ये बातें सब ऊपर ऊपर से जा रही है, फिर से सुनो मेरी बात। अगर कोई कंपनी है, ठीक है, ये थी उदय मजनू लिमिटेड, इसने पक्का कुछ हैंकी पैंकी किया होगा तो आरओसी ने इसका नाम ना कंपनीज के रजिस्टर से उड़ा दिया, बोला टाटा बाय बाय, तुम आज से कंपनी की तरह काम नहीं कर सकते। अब अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसने इस तरह का हैंकी पैंकी चीज की है और आपकी कंपनी का, जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसका उस कंपनी से कोई रिश्ता है, तो फिर आपको ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। देखो क्या कह रहा है, वेदर द कंपनी हैज एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ मतलब उदय मजनू के साथ क्या आपकी कोई ट्रांजेक्शन थी? अगर थी तो पहले तो उदय मजनू का नाम बताओ कि नेम ऑफ द स्ट्रक ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी थी जिसके साथ आपकी ये ट्रांजैक्शन थी? तो अपन यहां लिखेंगे उदय मजनू लिमिटेड। क्या नेम समझ आया पॉइंट? हाँ सर समझ आ गया। फिर बताओ आपकी उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन थी? क्या आपने उसकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है? क्या आपने उसको सेल्स की थी तो वो आपके रिसीवेबल्स थे? क्या आपने उनसे परचेजेस की थी तो वो आपके पेबल्स थे? या आपने उनके शेयर्स वगैरह हेल्ड कर रखे? और बताओ, या कोई और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? तो इस तरह की आपने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बतानी है। फिर आप बताओ कितना पैसा बाकी है उनसे आपका लेना, वॉट एवर इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, एंड आखिरी में आप रिलेशनशिप बताएंगे। क्या ये चारों पॉइंट समझ आए? जल्दी से बताओ सर ये चारों पॉइंट्स क्या है? हाँ एक तरह से आप कह सकते हो क्लाइंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, देखो क्लाइंट है, हो सकता है वो मेरी सब्सिडरी हो सकता है वो मेरी होल्डिंग हो, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है, सुनना मेरी बात, जरूरी नहीं है कि वो आपका क्लाइंट ही हो सकता है वो आपकी होल्डिंग हो। सर अगर वो मेरी होल्डिंग होगी तो ये बताओ कि आपकी कंपनी में उन्होंने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं। अगर आपकी वो सब्सिडरी है तो आप बताओ आपने उस सब्सिडरी में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो रिश्ता तो कैसा भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ रिश्ता इज एक्सेप्टेबल, बस रिश्ता होना चाहिए और उसके साथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, और ट्रांजैक्शन के बाद कुछ आउटस्टैंडिंग अगर है तो वो भी आप बता के चलेंगे। क्या ये चारों पॉइंट समझ आए? नेम ऑफ द स्टॉक ऑफ कंपनी, उसके साथ ट्रांजैक्शन, मान लो सेल्स करी, उसके बाद आप बताओ डेटर का बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है और आपकी उसके साथ रिश्ता क्या है। ये 4 बातें आप बता के चलेंगे। बच्चा कह रहा है रिलेटेड पार्टी, हाँ थोड़ी थोड़ी आपको इसमें से रिलेटेड पार्टी की खुशबू आ सकती है, दैट इज ऐसे 550, 5 and 5 आर रिलेटेड। डन डना डन डन। अब आ जाओ सर अगला सवाल, दैट इज द फॉलोइंग रेशियोज हैव टू बी डिस्क्लोज्ड। सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहां से आ गई? मैंने तो नहीं बुलाया, अपने आप आ गई, ठीक है। जैसे रिश्तेदार आते हैं ना कभी कभार घर में, अचानक घंटी बजती है, फिर मम्मी कहती है अब जल्दी जल्दी सब साफ करना पड़ेगा, ये चीज ठीक करो वो चीज ठीक करो। तो ऐसे ही है, हमने बुलाया थोड़ी था रेशियोज को, रेशियोज अपने आप आ गए। अब जब आ ही गए हैं तो अब इनको याद कर ही लेते हैं। ये आईसीआई आपसे पूछ सकता है, ठीक है, स्टार मार्क कर लो इस सवाल को, एक सवाल ये स्टार मार्क करो, एक ये सीएसआर वाला स्टार मार्क करो। ये थोड़े ऐसे सवाल हैं जो आईसीआई आपसे पूछ के चल सकता है। स्ट्रक ऑफ कंपनीज को भी स्टार मार्क कर लो, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जल्दी से देखो, फॉलोइंग रेशियोज हैव टू बी
डिस्क्लोज। सर ये क्या क्या रेशियोज है जो अपने को डिस्क्लोज करने हैं? ये सारे रेशियोज आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े होंगे। करंट रेशियो, निकालते निकालते करंट लगता है। डेट इक्विटी रेशियो, कि डेट और इक्विटी का कितना मेल जोल है। चुपचाप देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो नालायक। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, इन्वेंट्री टर्नओवर। मेरे को तो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, ये सब भी पढ़ता था मैं इंटरमीडिएट में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, नेट कैपिटल टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, रिटर्न। तो मेरे से ज्यादा तो तुमको आते हैं ये सब, ठीक है? मेरे से क्या पढ़ रहे हो? सर ऐसा करो, आप वो बताओ जो आपको आता है, मैं बताता हूं। देखो, अगर आपको ये सारे रेशियोज याद रख लेना, इसका तरीका मैं बता रहा हूं। आप ऐसे याद रखो, एक कंपनी ली जिसने डेट लिया, ठीक है? सुनो सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बदमाश, हाँ इधर देखो। एक कंपनी थी जिसने डेट लिया और डेट से क्या खरीदा? सर उसने डेट से खरीदी करंट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री करंट थी, ठीक है? करंट इन्वेंट्री खरीदी। अब करंट इन्वेंट्री के साथ वो क्या करती है? ट्रेडिंग करती है। करंट इन्वेंट्री से वो ट्रेडिंग करती है। तो अब आपको ट्रेडिंग के बाद बताना है कि उसका नेट रिटर्न क्या बना, ठीक है? क्या ये बात समझ आई? जल्दी से बताओ। कंपनी के पास पैसे नहीं है इन्वेंट्री खरीदनी है, तो क्या लेगी? डेट लेगी। फिर उसने जब डेट ली तो उसको क्या मिला? करंट एसेट इन द फॉर्म ऑफ करंट इन्वेंट्री। तो ये करंट इन्वेंट्री उसको मिल गई, उसको वो ट्रेड करती है और ट्रेड करके अब वो देख रही है नेट रिटर्न क्या बना। अब सारे के सारे रेशियोज अपन इससे निकालेंगे। सबसे पहले डेट पकड़ लो। सर डेट वाले रेशियोज क्या क्या? जल्दी से एक एक रेशियो याद करेंगे, रट्टा लगाएंगे, मजा आएगा। डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जल्दी से बताओ, दो दो डेट वाले अलग अलग हाइलाइटर से करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या ये दोनों पॉइंट समझ आए? हाँ सर ये समझ आए। अब आ जाओ करंट पे। करंट से तो मेरे को लगता है एक ही रेशियो, दैट इज ये वाला करंट रेशियो। हो गए 3 रेशियो, डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, और फिर आ गया हमारा करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आता है सर इन्वेंट्री। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री वाला रेशियो क्या होगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओ, हो गए 4 रेशियो। हाँ सर। अब आता है सर ट्रेड। ट्रेड वाले रेशियो कौन से होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। बोलो, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब नेट नेट खेलते हैं। सर नेट नेट का क्या मतलब है? नेट से पहली चीज समझ आती है नेटवर्थ, ठीक है? नेटवर्थ तो सर है ही नहीं, क्या बोल रहे हो फालतू बात। नेट से समझ आता है नेट प्रॉफिट, ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेटवर्थ में इस तरह से बोल रहा था, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तुम समझे नहीं मेरी दिल की बात। सर ऐसे भी नहीं समझता ना, दिल की बात नहीं, कीवर्ड चलेगा। नेट प्रॉफिट रेशियो, और फिर आता है नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एंड लास्ट में आता है रिटर्न। तो रिटर्न में बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर क्या सारे रेशियोज हो गए? हाँ भाई हाँ, सारे रेशियोज हो गए। फटाफट लास्ट बार। सबसे पहले डेट। डेट से क्या बना? डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। फिर करंट से बना करंट रेशियो, इन्वेंट्री से बना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड से बना ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। फिर डेट से बना, डेट तो हो ही गया, डेट को बार बार क्यों लिख रहे हो सर? नेट से बना क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो, और वो याद है नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मुझे नहीं पता ये रेशियो एफएम में निकालते हो कि नहीं, बट यहां पे इन्होंने दे रखा है। रिटर्न से बना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और एक आध रिटर्न और था आई थिंक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कंपनी के पास पैसा नहीं था तो उसने क्या लिया? डेट लिया। बोलो मेरे साथ, डेट लिया। फिर डेट लेके उसने इन्वेंट्री खरीदी विच इज अ करंट एसेट। तो करंट इन्वेंट्री खरीदी ट्रेड करने के लिए। अब उस पर आप लोगों को देखना है नेट रिटर्न कितना आया। 2 बार 3 बार रीड करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसमें आईसीआई आपको एक एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ध्यान से समझना। कंपनी शैल एक्सप्लेन द आइटम्स इंक्लूडेड इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर कंप्यूटिंग द अबव रेशियो। मतलब मैंने जो न्यूमरेटर में आइटम निकाला, डिनोमिनेटर में निकाला, वो कैसे निकाला ये कंपनी को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल की तरह कि आईसीआई ने स्टडी मटेरियल दे दिया, अब स्टूडेंट हो, अब तुम खुद समझो हमने कैसे सवाल निकाला। नहीं, कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, न्यूमरेटर ऐसे निकाला, डिनोमिनेटर ऐसे निकाला। समझ आई बात? हाँ सर। दूसरा, अगर किसी रेशियो में चेंज आया है एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर बाय मोर देन 25%, फिर से बोल रहा हूं 25% या उस 25% से ज्यादा, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दो, मोर देन 25%, तो वो भी कंपनी को एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कि क्यों उस रेशियो में इतना चेंज आया है। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज इसको एमसीक्यू मार्क कर लो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब सर आजकल बिटकॉइन का जमाना है, गांधी जी को तो सब थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, ठीक है? यू कैन सी एवरीवेयर ऑनेस्टी की तो मतलब एक्सटिंक्शन आने वाली है।
अच्छे लोग तो कम ही हो रहे हैं, इंडेंजर्ड हो गए हैं, बस आपके और मेरे जैसे अच्छे लोग रह गए हैं थोड़े बहुत, तो अपनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो आजकल कौन सी करेंसी चल रही है सर? बिटकॉइन चल रही है, डॉगी कॉइन चल रही है, पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स आ गए हैं। तो ये कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास इस तरह की करेंसीज हैं मजेदार वाली, तो उसको तीन बातें बतानी पड़ेंगी। पहले तो जो उसने ये हरकतें करी है बिटकॉइन वाली, उसमें कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, दैट इज द प्रॉफिट और लॉस। और कितनी ऐसी करेंसी है, कितना कारनामा उन्होंने खराब कर रखा है, दैट इज अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट। एंड लास्ट पॉइंट उसको ये बताना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है कौन? गांधी जी सर। हाँ नालायक, तुम बता रहे हो कोई कौन गांधी जी? वही गांधी जी जिनकी जिनकी फोटो लगी होती है ना, वो आपके पास होगा पर्स में, जिसको देके आप चीज ही खरीदते हो मार्केट से, उन गांधी जी की बात हो रही है। चुपचाप इधर देखो नालायक। प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट ऑफ करेंसी, एंड लास्ट में आपने बताना है इस करेंसी को खरीदने के लिए क्या आपने किसी से कुछ डिपॉजिट्स और एडवांसेस तो नहीं लिए। तो तीन बातें आपने बता के चलनी पड़ेंगी सर। तीन बातें क्या क्या? प्रॉफिट और लॉस, अमाउंट और डिपॉजिट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सर? ये तीनों पॉइंट याद कैसे रखेंगे? देखो बड़ा सिंपल तरीका है। जिसके पास भी बिटकॉइन है वो बड़े होशियार लोग हैं, ऐसा वो अपने आप को दिखाते हैं। तो वो ना हर चीज में क्या करते हैं? डैप करके दिखाना। जल्दी से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जिसके पास भी बिटकॉइन है वो क्या करते हैं सर? वो करते हैं डैप। सर डैप का क्या मतलब है? डी फॉर डिपॉजिट्स, ए फॉर अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज एट द रिपोर्टिंग डेट, एंड पी फॉर पीएनएल। तो अपन डैप करके इसको याद रखेंगे, डी ए पी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट सर। अब आ जाओ सर, आजकल कलरफुल गांधी जी चल रहे हैं, राइट? तुम बड़े मजे ले रहे हो, तुम डांट वांट पड़ जाएगी हमको, ठीक है। अब आते हैं सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। ये वाला तो इंपॉर्टेंट था, इसको अपन रीड करके चलेंगे, ठीक है सर? जैसा आप बोलो वैसे ही करेंगे। अब हम कौन होते हैं आगे बोलने वाले? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कंपनी शैल गिव डिटेल्स। हाँ रक्षिता ने तो करके भी दिखाया चैट बॉक्स में, डेप, वाओ नाइस। प्रेम रतन धन पायो पायो। इधर देखो, कंपनी शैल गिव डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सरेंडर टू द इनकम टैक्स। मुझे इसको देख के फिर से नॉस्टैल्जिया हो रहा है। क्या हमने कुछ ऐसा क्लॉज याद किया था? इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लगा दी हमारी वाट। कुछ ऐसा क्लॉज याद किया था क्या कारो 2020 में? बोलो बोलो। कारो, मेरे कारो, किया था क्या? किया था क्या? बच्चा कह रहा है डाकू। डाकू कहां से बना तुम्हारा? क्यों कहां से आया? इधर से बताओ जल्दी से। क्या कारो में ऐसा कोई क्लॉज किया था? हाँ क्लॉज नंबर 8 किया था ना। क्लॉज 8, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने लगा दी हमारी वाट। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, बट इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने आपको पकड़ लिया। सर कब पकड़ा? जब उन्होंने आपके यहाँ रेड डाली, सर्च किया, सर्वे किया। तो आप बताओ, क्या आपने उन ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया या नहीं? बट सर कई बार मोदी जी स्कीम लाते हैं, सुनो सुनो सुनो, कई बार मित्रों सुनो, कई बार मोदी जी स्कीम लाते हैं कि चुपचाप, चुपचाप अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर टैक्स पे कर दो, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्या मोदी जी कई बार ऐसी स्कीम लाते हैं कि अगर तुम्हारी कुछ ब्लैक की इनकम है तो चुपचाप उस पर टैक्स पे करके खत्म करो, हम किसी को नहीं बताएंगे? तो अगर ऐसी कोई स्कीम है जिसमें डिस्क्लोजर से इम्यूनिटी मिलती है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऐसी कोई स्कीम नहीं है तो फिर आपको यह बोलना पड़ेगा कि अगर आपने टैक्स अथॉरिटीज को कोई इनकम डिस्क्लोज करी है अंडर सर्च और सर्वे, तो वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके चलेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बताइए हाँ या ना। सो इट इज अ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एंड इसी के ऊपर ऑडिटर कारों में रिपोर्ट करके चलता है। सेम टू सेम चीज पे ऑडिटर कारों पे रिपोर्ट करके चलता है। तो प्लीज इन दोनों चीजों को इंटरलिंक करके चलिएगा। अब आते हैं सर बाकी अदर डिस्क्लोजर। बस अब ये क्लास अपनी आखिरी सांसें ले रही है, 10 मिनट की मुश्किल से क्लास रह गई है, उसके बाद ये डन डनाडन डन। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने इस तरह की कोई चीज पढ़ी है कि एक कंपनी है वो अपने फंड्स एडवांस करती है, लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है विद इंटरमीडियरी, विद अंडरस्टैंडिंग की इंटरमीडियरी वापस उसको लैंड करेगी, इन्वेस्ट करेगी, गारंटी करेगी, सिक्योरिटी देगी ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी? क्या इस तरह की कोई चीज पढ़ के आए हो? जल्दी से बताओ। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या आपने इस तरह की कोई चीज पढ़ी है क्या? फटाफट बताओ, यस और नो। हम्म, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा है क्या इस तरह का कुछ? जल्दी से बताइए।
फटाफट फटाफट कहाँ गया भाई चैट बॉक्स? हाँ पढ़े हैं सर। कंपनी ऑडिट में आई थिंक, कंपनी ऑडिट में आई थिंक क्या नलायक पढ़ा है ना? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? लेग्स कहां से आ गई? तुम भी लेग्स लेग्स करने लग गए। लेग्स तो क्लॉज क्लॉज 4 कहां से आया मुझे ये बताओ? तुम कारों की तरफ गए किस? तुमको कारों की दिशा में भेजा किसने? क्या हमने कंपनी ऑडिट में एक सेक्शन किया था, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3? उसमें आखिरी में मैंने बताए थे कि 2-3 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, उस पे हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तुमको याद नहीं आ रहा क्या बिल्कुल भी? रुको अभी चलते हैं, तुमको दिखा के लाते हैं। सर ऐसे कैसे हम मान जाएंगे? अगर हमको इतना आ रहा होता तो ये क्या चल रहा है? ओके शट। भाई साहब क्या माल भरा पड़ा है यहाँ पे अलग अलग लेवल का। ऐसे देख के डरना मत। हाँ तुमको ये सब नहीं पढ़ना, जितना बोला उतना ही पढ़ना है। यहाँ पे मेरे को लगता है मिल जाएगा। ये लो। और कांची कांची की कड़िया, ये देखो रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। क्या आपने ये पढ़ा था कि इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, जहां अपन बोलते थे कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर अपन बात करते थे प्रोविजन की, प्रोविजन फॉर मटेरियल फोर्सिबल लॉसेस। याद क्या नहीं आ रहा? तुम रिवाइज नहीं कर रहे क्या आजकल? हैं याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा? तुमको एग्जाम देने नहीं देने? इंटर से फाइनल में कैसे जाओगे? फिर उसके बाद क्या कोई डिले हुआ इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इन्वेस्टर एजुकेशन? एंड मजे की बात तो ये ऑडिट का है भी नहीं, ये पहले आप ऑलरेडी लॉ में पढ़ चुके हो, दूसरी बार ऑडिट में पढ़ाया, अब तीसरी बार सर हम घर पे रिवाइज थोड़ी करेंगे। हम तो चाहते गूगल मैप्स हमको रास्ता भी दिखाए, गाड़ी भी गूगल मैप्स ही चला ले, एग्जाम भी गूगल मैप्स ही दे आए। तुम तो टीचर को यही तो समझते हो कि टीचर का काम सर गूगल मैप्स वाला नहीं है कि रास्ता दिखाए, टीचर का काम है गाड़ी भी वही चलाए, जाए भी वही, मजे भी वही करे फिर जिंदगी में सारे। क्या लोग हो यार तुम, आइटम हो अलग लेवल के। ये नहीं लिखा क्या मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड? तो मैं बोलता था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली है कि नोट्स टू अकाउंट्स में सारी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज्ड है, जहां पे कंपनी ने फंड्स एडवांस करे, लोन करे, इन्वेस्ट करे, पूरा डायग्राम बनाया था क्लास में। ठीक है। दूसरे केस में हम इंटरमीडियरी बन जाते हैं, फिर हम किसी से पैसे ले रहे हैं कि हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी को देंगे। तीसरा, जो मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो यही बात जिसके लिए आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली थी, उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना चाहिए। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि कंपनी इस तरह की अटपटी ट्रांजैक्शन क्यों करेगी, कि कंपनी को अगर डायरेक्टली पैसा देना है तो कंपनी डायरेक्टली देगी ना अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, वो इंटरमीडियरी के थ्रू क्यों जा रही है? क्योंकि सर उसके मन में चोर है, उसको कहीं ना कहीं पैसे की हेरा फेरी करनी है। एंड पैसे की हेरा फेरी करने वाले एक्ट यही है जो रोकते हैं, एक है फेमा, एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो डिस्क्लोजर क्या क्या चाहिए? जो 4 डिस्क्लोजर जिसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो। पहला डिस्क्लोजर, डेट एंड अमाउंट्स ऑफ फंड्स एडवांस्ड लोन और इन्वेस्टेड इन द इंटरमीडियरी। जो पैसा कंपनी ने इंटरमीडियरी को दिया है, फंड्स एडवांस लोन और इन्वेस्ट, इसको अपन बोलते हैं फली। ठीक है, फली की सब्जी खाते हो ना जो तुमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुमको ये प्रोविजन भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जो फंड्स एडवांस्ड है, लोन्ड है और इन्वेस्टेड है इन द इंटरमीडियरी, वो कंप्लीट उनको डिटेल्स देनी है इंटरमीडियरीज की। प्लस इंटरमीडियरी ने जो फर्दर इसको लोन किया, एडवांस किया या गारंटी दी या सिक्योरिटी दी, उसकी डिटेल्स आप देंगे। एंड आखिरी में कंपनी एक डिक्लेरेशन देगी कि उसने कंप्लाई किया है विद फेमा, विद नेहा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा। तुम यही लिख देना पेपर में, ध्यान तो दे नहीं रहे हो। फेमा, कंपनीज एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। क्या ये पूरी बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? यस और नो? डेट एंड अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट करा, फिर डिटेल्स ऑफ सब्सिडरी, फिर सॉरी इंटरमीडियरी, फिर इंटरमीडियरी ने जो बाकी पैसा आगे फॉरवर्ड किया उसकी डिटेल्स, एंड देन आपने गारंटी, सिक्योरिटी और डिक्लेरेशन देनी है कि हाँ हमने सारे एक्ट्स के साथ कंप्लाई किया है। तो ये था केस नंबर 1, जहां पे कंपनी पैसा देती है इंटरमीडियरी को और इंटरमीडियरी आगे जाके अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ही इंटरमीडियरी बन जाए, यानी फंडिंग पार्टी ने पैसा दिया कंपनी को और कंपनी दे रही है अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ सर। इसमें भी आप यही बताएंगे, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड रिसीव्ड विद डिटेल्स ऑफ ईच फंडिंग पार्टी। ऊपर क्या थी? डिटेल्स ऑफ ईच
इंटरमीडियरी। अब नीचे क्या आएगी, डिटेल्स ऑफ ईच फंडिंग पार्टी, प्लस जो पैसा कंपनी ने फर्दर लैंड किया, इन्वेस्ट किया, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, सेम एज अबव वो आएगा। एंड डिक्लेरेशन आएगी, तीनों एक्ट्स के साथ कंप्लाई किया, फेमा, कंपनीज एक्ट एंड पमला। सर पमला का क्या मतलब है? पमला मींस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें लॉन्ड्रिंग वर्ड यूज है। लॉन्ड्री मतलब साफ करना। तो बेसिकली ब्लैक के पैसे को व्हाइट में जब साफ करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है? तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लैक का पैसा अगर ब्लैक का है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको व्हाइट में बदलने से रोकना चाहिए। सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो याद रखना ये तीनों एक्ट्स यूज होंगे। अब सर एक बड़ा मरियल टॉपिक आता है, मेरे को थोड़ा सा विश्वास ही नहीं होता कभी कभार कि ये भी ऑडिट में पढ़ाना पड़ रहा है, बट ठीक है ऐसे ही है। बोरोइंग्स में ना तीन तरह की बोरोइंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इसके क्या क्या डिस्क्लोजर हो सकते हैं फटाफट एक बार रीड करना, आप भी इसको रीड करके जाना इसमें क्या रट्टा लगाओगे, ठीक है? जल्दी सुनो। सबसे पहले तो सर इनकी क्लासिफिकेशन, फिर इनकी सब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हो सकते हैं आपके बॉन्ड्स और डिवेंचर, जिनकी अकाउंटिंग आप एडवांस अकाउंटिंग में पढ़ते हो। और क्या हो सकते हैं? टर्म लोन्स हो सकते हैं। दीज टर्म लोन्स कैन बी फ्रॉम द बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज। अपन रीड ही कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं खास समझने का। Deferred payment liabilities, deposits, rolls and advances from related party, finance lease obligations and others। वापस एक बार करते हैं। बॉन्ड्स आ गए कि आपने कोई बॉन्ड्स और डिवेंचर्स पब्लिक को इशू करे हैं, या फिर आपने कोई लोन लिया है फ्रॉम बैंक या फिर अदर पार्टीज, ठीक है? बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए। फिर आपने कोई लोन लिया है फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए? 3 पॉइंट तो ऐसे हो गए। प्लस अपन और क्या ले सकते हैं सर? डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर डिपॉजिट्स। बोलो मेरे साथ, डी फॉर डिवेंचर, डी फॉर डिपॉजिट। क्या ये पॉइंट समझ आए? हाँ सर ये समझ आए। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का, हाँ तुम पढ़ते नहीं हो ना वहां पे, तभी तो मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। और बताओ सर, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन याद है? एएस 19 उसमें आती है ना, दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज। जो फाइनेंशियल लीज होती है उसकी तुम लाइबिलिटी बना के चलते हो, उसको अपन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर ये 5 साल 2-3 साल बाद देनी है तो वो भी आपकी इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बनती है। तो ये पॉइंट्स आपकी क्लासिफिकेशन में आएंगे। फिर इन्हीं को आप सब क्लासिफाई करोगे इनटू सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है मेरे दोस्त? बोलो 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 बोलो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। एंड अगर ये सिक्योर्ड है तो आपको नेचर ऑफ सिक्योरिटी भी बता के चलनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपका कोई लोन है जिसमें आपको डायरेक्टर ने कोई गारंटी वगैरह दे रखी है तो वो आप बताओगे कि क्या क्या अमाउंट ऑफ लोन्स हैं। प्लस जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आप डिस्क्लोज कर रहे हो, दे शैल बी स्टेटेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्लीज इसको अलग हाइलाइटर से कर लेना। हो सकता है आईसीआई आपसे इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ ले या करेक्ट इनकरेक्ट पूछ ले। वो बोल देगा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर शैल बी स्टेटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो याद रखना यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेच्योरिटी और कन्वर्जन। सर इसका क्या मतलब है? जो सबसे लेट रिडीम होगा वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले रिडीम होगा वो सबसे बाद में आएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फारदेस्ट रिडम्पशन और कन्वर्जन डेट एज द केस में बी। सर अगर ये इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम हो रहे हैं तो आप इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी लोगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाली, ठीक है? क्या ये पॉइंट समझ में आया? जिसकी सबसे लास्ट रिडेम्पशन है, बताओ वो सबसे पहले आएगा या बाद में? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। जिसकी सबसे लास्ट रिडेम्पशन है, सर रिडेम्पशन का क्या मतलब है? इंस्टॉलमेंट, जिसकी इंस्टॉलमेंट सबसे लेट जाएगी वो पहले आएगा या लास्ट में आएगा? जल्दी से बताओ, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, समझते हैं ना? तुमको अंग्रेजी कितनी समझ आई? लास्ट रिडेम्पशन वाला सबसे पहले आएगा या फर्स्ट में आएगा? श्रृंखला, श्रृंखला मतलब पता है ना, टॉप। तो श्रृंखला ने बिल्कुल सही जवाब दिया सर, वो फर्स्ट पे आएगा। आरपी ने भी सबसे सही जवाब दिया, वो फर्स्ट पे आएगा। अरे भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम द फारदेस्ट रिडेम्पशन। तुम हेरा फेरी देखो वर्ड्स की, जो सबसे लास्ट में रिडीम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो जो सबसे लास्ट में रिडीम होगा सबसे पहले आएगा ना? यस और नो? कह रहे जो सबसे लास्ट में रिडीम होगा लास्ट में आएगा। अगर जो लास्ट में रिडीम होने वाला था वो लास्ट में ही आता तो क्लैरिफाई करने की क्या जरूरत थी? गगनजोत वेरी गुड, स्नेहा वेरी गुड, आई एम स्नेहा, आई एम एसआर के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई बात समझ? बोलो जी बोलो, क्लियर है पॉइंट? यस सर।
अगर किसी रिडीम्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर में गड़बड़ है, सर गड़बड़ है मतलब आज तो उससे पैसा आएगा, ठीक है, आज तो उससे पैसा आ रहा है, उसके बाद आप उसको री इशू भी कर सकते हो, तो आप उसको डिस्क्लोज करके चलोगे, आप उसको डिस्क्लोज करके चलोगे। बच्चा कह रहा है कल जो रिडीम होगा वो फर्स्ट आएगा या लिस्ट में लास्ट आएगा? लिस्ट में लास्ट पे आएगा। जो आपका सबसे पहले रिडीम होगा वो लास्ट में आएगा, और जो लास्ट में रिडीम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो गेम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, सीधा साधा नहीं है। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, चलो अब आते हैं सर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, जो भी है वो आप स्टेट करके चलोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज पीरियड एंड अमाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट शैल बी स्पेसिफाइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कारो का कौन सा क्लॉज है जो यहां पे ट्रिगर हो जाएगा अगर किसी कंपनी ने लोन लिया और उसमें डिफॉल्ट किया? देखते हैं यहाँ पे कौन कौन समझदार बच्चा है जो May 23 में पास होने वाला है, जल्दी से बताओ। बच्चा कह रहा है क्यों ऐसे, शेड्यूल 3 में दे रखा है, क्यों का क्या मतलब है? हैं? तुम ये बोलते हो क्या कि सूरज ईस्ट से क्यों उगता है, वेस्ट से क्यों नहीं उगता? सर आपने कहा था ये हल्का टॉपिक है, तो ये तो तुम अपने अकाउंट्स वाले टीचर से पूछो, पढ़ाया क्यों नहीं अच्छे से। ठीक है, हल्का टॉपिक क्या है? शेड्यूल 3 का टॉपिक है ये, तुमको आना चाहिए था पहले से। हाँ, जो सबसे ज्यादा देर कंपनी के साथ रहेगा वो सबसे पहले आएगा। अरुण असुना, बिल्कुल सबने सही जवाब दिया, क्लॉज नंबर 9, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो क्लॉज 9 आएगा। बच्चा कह रहा है क्लॉज 3 नालायक। क्लॉज 3 कैसे आएगा? 3 में तो आप लोन देते हो सामने वाले को, 3 में तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, गारंटी देते हो, सिक्योरिटी देते हो। 9 में आपने कांड किया है, 9 में आपने बैंड बजाई है दूसरे के पैसे की, तो 9 आएगा, 3 नहीं। ठीक है, पढ़ाई करो, वेरी गुड। 9 वाले सारे बच्चे लाजवाब। अब आती है सर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसको आप ट्रेड पेबल और अदर्स में बता के चलेंगे। सर इस वाले में बताओ ना क्या करना है, पहले क्लासिफिकेशन, फिर सब क्लासिफिकेशन, फिर उल्टा पुल्टा पॉइंट। सर उल्टा पुल्टा पॉइंट मतलब जिसकी फार्देस्ट रिडम्पशन है वो सबसे पहले, और जिसकी सबसे पहले रिडम्पशन है वो सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आई होप उल्टा पुल्टा पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अगर किसी लोन में किसी डायरेक्टर ने गारंटी दे रखी है, अदर्स ने गारंटी दे रखी है, वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे। और इसमें कोई बढ़िया पॉइंट था? ना रे बाबा ना, मुझे नहीं लगता और कोई खास पॉइंट है, बस इतनी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, अब आते हैं सर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये सिमिलर है लॉन्ग टर्म जैसा, जैसे कि लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। सर लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड कहां आएगा, जल्दी से बताओ, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? जिसका कुछ नहीं पता कि कब रीपे करना है उसको आप मान के चलोगे इट इज अ करंट लायबिलिटी, ये कभी भी देना पड़ सकता है, तो आप इसको शॉर्ट टर्म में मान के चलोगे। ठीक है, फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स। सर एक बात बताओ, यहाँ पे क्या मिसिंग है? क्या यहाँ डिबेंचर आया? मैंने कहा नहीं। क्या यहाँ बॉन्ड्स आए? मैंने कहा नहीं। क्या यहाँ पे और भी कोई ऐसी चीज थी जो ऊपर थी और यहाँ नहीं आई? फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन, क्या ये यहां आई? मैंने कहा नहीं। तो ये तीनों चीजें ऊपर तो थी, बट ये तीनों चीजें नीचे नहीं आई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बोलो ना। क्लियर है यहां तक? यस सर। फिर जैसे ऊपर सब क्लासीफाई किया था, यहां पे भी सब क्लासीफाई करेंगे, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सर क्या गारंटी वाला पॉइंट ऊपर भी था? हाँ, गारंटी बाय द डायरेक्टर्स और अदर्स, ये भी आएगा। पर उल्टा पुल्टा पॉइंट यहां नहीं आएगा, बताओ क्यों? क्योंकि करंट लाइबिलिटी है ना, इसी साल में आपको ये रीपे करनी है, तो इसमें कुछ फार्देस्ट और क्लोजेस्ट रिडम्पशन वाला पॉइंट नहीं है। अगर आपका कोई डिफॉल्ट है तो वो आप मेंशन करके चलोगे, एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ठीक है, तो मोस्टली पॉइंट सेम है, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, डिफॉल्ट। बोलो मेरे साथ क्या क्या पॉइंट्स हैं? क्लासिफिकेशन, जो कॉमन पॉइंट्स हैं, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन, गारंटी बाय डायरेक्टर्स और रिलेटेड पार्टीज, अदर्स है, रिलेटेड पार्टी कहां से आ गई, और अदर्स। फिर आप बताओगे डिफॉल्ट की डिटेल्स, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने यहां पे मेंशन करके चलने हैं, ये यहां भी हैं और ऊपर भी हैं। ठीक है, अब आते हैं सर इसके बारे में कुछ नोट्स। अगर कंपनी ने कोई बोरोइंग्स लिए फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, इट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। बताओ क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे, ध्यान से समझना। क्या उसने जो क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स दिए वो एग्री करते हैं विद द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या यही चीज सेम टू सेम हमने क्लॉज 2 ऑफ कारो 2020 में पढ़ी थी? यस और नो? क्लॉज 2A था शायद से।
जो क्लॉज 2A था वहीं पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कंपनी को सैंक्शन हुई है, नहीं बी था, ए कैसे था, ए में तो अपन फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। अगर कंपनी को सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल ग्रेटर देन 5 करोड़, तो एज एन ऑडिटर आपने रिपोर्ट करना है। ये रहेगी यार, यूट्यूब पे रहेगी, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसी छोटी बातें मत पूछा करो, ठीक है। अगर कंपनी को सैंक्शन हुई है वर्किंग कैपिटल मोर देन 5 करोड़, तो एज अ ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है सर क्या, कि कंपनी ने जो क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट फाइल करे दे एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहां पे 2B आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? AS2 इंड AS2, शाबाश। अगर एग्री नहीं करता तो आपने देनी है समरी ऑफ रिकंसिलिएशन एंड ऑल्सो द रीजन फॉर मटीरियल डिस्क्रिपेंसी। नाउ दिस मटीरियल इज अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने बस ध्यान में रख के चलना है। कारों का एक रेफरेंस आपका यहां पे भी जुड़ गया। अब आते हैं सर अगला सवाल, विच इज अ विलफुल डिफॉल्टर क्वेश्चन। बस खत्म होने वाला है, बस अब खत्म होने वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है। जल्दी से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सर विलफुल डिफॉल्टर वाला पॉइंट क्या है? अगर कंपनी इज डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, ये भी आपके क्लॉज 9 में था। हाँ, अगर मैं बताऊं तो ये भी कारों के जो क्लॉज 9 अपन पढ़ते हैं, क्लॉज 9 में ये पार्ट कवर्ड था, आई थिंक बी पार्ट में ही, कि अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर बताया गया तो एज एन ऑडिटर आप कारों में ये रिपोर्ट करके चलेंगे। सो इफ अ कंपनी इज डिक्लेयर्ड अ विलफुल डिफॉल्टर, तो आपने बताना है किस दिन ये कारनामा हुआ, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द विलफुल डिफॉल्टर। इसको प्लीज स्टार मार्क कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, 3 नंबर में आ सकता है ये पेपर में, और अभी तक आईसीआई ने पूछा भी नहीं है, और ये एक नई अमेंडमेंट भी है, ठीक है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट, ऐसे क्या डिफॉल्ट हुए जिस वजह से इसको डिफॉल्टर बनाया गया। अब सर विलफुल डिफॉल्टर कौन है? विलफुल डिफॉल्टर वो है जिसको कैटेगराइज किया एज विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। क्या ये बहुत मामूली पॉइंट नहीं था? डेट बतानी है, डिटेल्स बतानी है कि क्या डिफॉल्ट हुआ इस बंदे से जिस वजह से इसको विलफुल डिफॉल्टर बताया गया। और विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन क्या है? जिसको विलफुल डिफॉल्टर बोला गया बाय बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। आई डोंट थिंक इससे आसान कोई पॉइंट हो सकता है। डिटेल्स बतानी है, डेट बतानी है, डन डनाडन डन। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस का पॉइंट है, बस इसको आप रीड कर लेना, दैट्स इट। इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार इसको घर पे रीड करना। अब आता है सर ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर ऐसा क्यों है? ये आईसीआई ने आपके एमटीपी 1 में पूछा, जो May 23 का एमटीपी था, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो इधर देखो, इधर देखो, आधे बच्चे तो देख के बेहोश हो गए, अरे सर ये भी याद करना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं। पहले आपने ट्रेड रिसीवेबल को 2 भाग में बांटना है। सर क्या 2 भाग है? अपन चलते रो वाइज, अनडिस्प्यूटेड, उसके बाद आप बोलो डिस्प्यूटेड, फिर बोलो अनडिस्प्यूटेड में गुड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड में गुड डाउटफुल। मतलब समझ आई पॉइंट? समझ आ गया? सारा गेम किसका है सर? सारा गेम है कलर्स का। पहले बोलो अनडिस्प्यूटेड, फिर बोलो डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड में गुड डाउटफुल, फिर डिस्प्यूटेड में गुड और डाउटफुल। मेरे हिसाब से यहां तक तो सब क्लियर है। अब आपको महीने बांटने हैं, यानी लेस देन 6 मंथ्स, 6 महीने से 1 साल, फिर 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल, एंड मोर देन 3 years। पहले 6 6 महीने खेल के चलेंगे। सर ये 6 6 महीने कब खेलने? 1 साल तक। लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 year, फिर 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3, एंड आखिरी में आपका टोटल आ जाएगा। क्या पूरी टेबल क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप देंगे सारे बच्चे। पीनी नहीं है, थम्स अप देना है फटाफट। फटाफट इसको रिकॉल करो, वीडियो को भले पॉज कर लो, ठीक है, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं। अभी बताओ मुझे, क्या ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन क्लियर है? आंखें बंद करके रिकॉल करके बताओ। अनडिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड गुड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड गुड डाउटफुल, लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 year, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3, फिर आखिरी में आ गया टोटल। डन डनाडन डन। यही सिमिलर इंफॉर्मेशन आपने देनी है भले ही आपके पास कोई ड्यू डेट नहीं है। इन केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर ड्यू डेट नहीं है, सुनो सुनो सुनो, अगर आपके पास पेमेंट की ड्यू डेट नहीं है तो सर ड्यू डेट का प्रॉक्सी क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर ड्यू डेट नहीं है तो ड्यू डेट का प्रॉक्सी क्या होगा? इसका ऑल्टरनेटिव अपन क्या लेके चलेंगे?
इसका ऑल्टरनेटिव होगा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज द डेट ऑफ सेल्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये पॉइंट बस थोड़ा सा ध्यान रखना। जो अनबिल्ड ड्यूज है, यानी आपने जो सेल कर दी बट उसका इनवॉइस इशू नहीं किया, इनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलेंगे। इनको आप सब क्लासीफाई कैसे करते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, गुड, गुड, डाउटफुल। ये बेसिक सी बात थी, आई होप सबको क्लियर है। जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होती है, क्या उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं या डेटर में से कम करके? सर उसको हम हमेशा डेटर में से कम करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को दिखाते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में कभी भी प्रोविजन को नहीं दिखाया जाता। लास्ट पॉइंट स्टार मार्क करके चलेंगे, इसमें बस थोड़ी सी एक नई बात आ गई है। जो भी डेट्स ड्यू हैं बाय द डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, वो आप अलग से दिखाएंगे, या फिर डायरेक्टली तो ड्यू नहीं है डायरेक्टर से, एक तो हो गया डायरेक्टली, और जो इनडायरेक्टली ड्यू है, सर इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? ऐसी फर्म से और ऐसी प्राइवेट कंपनी से जहां पे इस कंपनी का डायरेक्टर या तो पार्टनर है, या उस कंपनी का डायरेक्टर है, या उस कंपनी का मेंबर है, तो जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स है उनको भी आप डिस्क्लोज करके चलेंगे। तो ये लास्ट लाइन को बस आप रीड कर लेना, मुझे नहीं लगता इस पे अलग सवाल बनेगा, बट हाँ एक थोड़ी सी ट्रिकी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर हम सबका फेवरेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें तो कुछ है नहीं, या तो हमारा पैसा बैंक में होगा, या फिर जस्ट बैंक में पहुंचने वाला होगा यानी चेक्स इन हैंड, या फिर आपने कैश विड्रॉ कर रखा होगा तो कैश, या फिर अदर्स। तो ये एक तो पॉइंट ये हो गया, ये भी MTP 1 में आया था May 23। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आई थिंक क्लियर है। सर कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो हम स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट में डालते हैं, पता है आपको? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, डू यू रिमेंबर द अनपेड डिविडेंड अकाउंट? जल्दी से बताओ, सेक्शन नंबर क्या था इसका? 123 124 में हम बात करते थे ना अनपेड डिविडेंड अकाउंट की, कि जैसे ही 30 डेज बीत जाएं आप इसको 7 डेज के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भेजेंगे। अगर नहीं भेजा तो 12% का इंटरेस्ट लगेगा। यस और नो? यस सर, याद आ रहा है। तो अगर आपका बैंक में कुछ इस तरह का बैलेंस पड़ा है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ईयर मार्क्ड। सर कैसे याद रखें? ईयर मार्क्ड। अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं भेजा तो आपके कान पकड़ लिए जाएंगे, तो ऐसे याद रखना, ईयर मार्क्ड। और कान इतनी जोर से पकड़ेंगे कि यहाँ पे मार्क लग जाएगा। तो ईयर मार्क्ड बैलेंस विद द बैंक्स, एग्जांपल अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बच्चा कह रहे सेक्शन 126 है, गलत गलत सेक्शन मत याद कराओ, ठीक है? चलो सॉरी। प्लस अगर आपने बैंक को कुछ मार्जिन मनी दे रखा है, सिक्योरिटी दे रखी है अगेंस्ट द बोरिंग्स और गारंटीज, वो आप बताएंगे। और बैंक ने आपके ऊपर कुछ रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि मतलब आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो भी आप बताएंगे। प्लस बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। कल MCQ में था सर ये क्वेश्चन, UDA में उड़ा दो, उड़ा दो, पता नहीं क्या लिख रहा है। चलो सुनो जल्दी से बताओ क्या क्या 5 पॉइंट थे सर। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंसेस आप बताओ क्या क्या होते हैं। एक तो पैसा बैंक में, एक पैसा बैंक में जाने वाला है। सर जो पैसा बैंक में जाने वाला है उसको अपन बोलते हैं चेक, ठीक है? चेक्स इन हैंड। फिर कैश में हो सकता है, अदर हो सकता है। फिर आता है ईयर मार्क्ड बैलेंस। ईयर मार्क्ड मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट। दूसरा आपने बैंक को हो सकता है कुछ मार्जिन मनी या सिक्योरिटी दे रखी है। तो ये पॉइंट बेसिकली आप याद रखेंगे। और जो भी पैसा दे रखा है उसको लेने पे अगर बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो लास्ट पॉइंट वो आएगा। तो बस ये 4 पॉइंट याद रख के चलो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। बैलेंसेस, ईयर मार्क्ड, फिर आ गया हमारा मार्जिन मनी, एंड लास्ट पॉइंट इज इन पैसों को निकालने पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसको अपन बोलते हैं रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन। बोलो मेरे साथ, रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन। तो रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस को भी आप सेपरेटली स्टेट करके चलेंगे। आओ जी आओ, अब आता है पेज नंबर 6, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे 2-2 घूंट लगाओ और मेरे को लिखो चैट बॉक्स पे इन्वेंट्री, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस 10 मिनट और, 10 मिनट्स मोर एंड वील बी डन 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 डन, बिकॉज इसके बाद आप देखोगे तो ज्यादा कुछ बचा है नहीं। सारे के सारे डिस्क्लोजर बस अब हमारे खत्म होने वाले। आप ऐसा कह सकते हो आपने आज शेड्यूल 3 की फास्ट क्लास लगा ली। फटाफट पानी का 2-2 घूंट पियो। ऑल राइट, चलो जी चलो। Everyone, how is the Josh? How is everything going on? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। All set? डंडना डन डन डंडारा। चलते हैं सर अब हम फटाफट आगे। इन्वेंट्री, इतना एक्साइटेड तो इन्वेंट्री के लिए कभी कोई नहीं होगा। देखो आपने इन्वेंट्री की सबसे पहले तो बतानी है क्लासिफिकेशन। सर हर चीज में क्लासिफिकेशन आ जाती है, कहां कहां क्लासिफिकेशन पढ़ी मैं बताऊं?
पहले तो लोन्स में पढ़ी कि हम उसको फिर सब क्लासीफाई भी करेंगे, फिर हमने डेटर्स में पढ़ी, फिर हमने और कहाँ पढ़ी थी, कैश एंड बैंक में पढ़ी थी। याद है कैश एंड बैंक में कैश इन हैंड, बैंक में कितनी है, चेक्स में कितनी है, तो ये सब जगह आ जाता है। अब यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो अपन इसको क्या क्लासिफाई करेंगे, सबसे सिंपल रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। तो ये तो वो हो गया जो आपकी प्रोडक्शन में आता होगा। कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती होंगी जिसको जैसा खरीदा वैसा का वैसे ही बेच देते होंगे। सर इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वाली। तो जो ट्रेडिंग वाली है उसको अपन क्या कहते हैं, अरे बाबा जी की जय, ट्रेडिंग वाली को क्या कहते हैं, स्टॉक्स इन ट्रेड, ठीक है। पर सर कई बार ना पुर्जे होते हैं, पुर्जे सुने आपने, पुर्जे साइकिल चलाते थे बचपन में, तो आपकी वॉल बॉडी होती थी ना, वॉल बॉडी, पता नहीं उसको क्या बोलते थे, अगर वॉल बॉडी निकाल दो तो हवा निकल जाती है। ऐसी कंपनी में भी मशीनों में वॉल बॉडी लगी होती है, तो उसको अपन वॉल बॉडी को दोनों को साथ में बोलते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स लूज टूल्स। लूज होती है ना, ऐसे निकल जाती है वॉल बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स। तो ये आ गई आपकी वॉल बॉडी, डन 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 डन। तो ये आपके 4-5 पॉइंट आ गए, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। फिर आ गया हमारा ट्रेडिंग, जैसा लिया वैसा बेचा। फिर आती है सर वॉल बॉडी, वॉल बॉडी का क्या मतलब था, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। माशाल्लाह मजा आ गया। अब सर अगर आपका कुछ इन्वेंट्री सप्लायर से चल चुका है बट आपके पास आया नहीं, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो सप्लायर ने तो भेज दी है बट आपके पास आई नहीं, तो सर उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो आप इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे अंडर ईच सब हेड ऑफ द इन्वेंट्रीज। एंड लास्ट में जो भी आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड है वो आप जो मोड ऑफ वैल्यूएशन है वो बता के चलेंगे। आई थिंक इन्वेंट्री वाज वेरी इजी। तो अगर पेपर में आए तो सारे बच्चे मेरे को कमिटमेंट करो, हम इसमें फुल में से फुल लेके आएंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग वाली, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। फिर आती है हमारी सर इन्वेंट्री कौन सी वाली, जो मजेदार थी, मसालेदार, जैसी खरीदी वैसी बेची, जिसको अपन क्या बोलते थे, ट्रेडिंग वाली। फिर वॉल बॉडी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और फिर आ जाता है हमारा लूज टूल्स। एंड लास्ट में आएगा गुड्स इन ट्रांजिट, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे अंडर ईच हेड। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान में रखना। एंड लास्ट पॉइंट इज मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री। सर मोड ऑफ वैल्यूएशन में अपना क्या आता है, बेसिकली जो आपने मेथड फॉलो किया, क्या आपने फीफो फॉलो किया तो आप फीफो बताएंगे, अगर आपने वेटेड एवरेज फॉलो किया तो आप वेटेड एवरेज यहां पे बता के चलेंगे। ऑलराइट, एक बात बताओ, ये भी चीज क्या कारों में पड़ी थी, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। जल्दी से बताओ, डिड वी स्टडी दिस ऑल्सो इन कारो? यस सर, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। मैं बताऊं कहां, क्लॉज नंबर 1, इसका पार्ट पता है क्या था, क्लॉज 1 सब क्लॉज पीपीटी, टी फॉर टाइटल डीड्स। तो थर्ड पार्ट जो था हमारा सी, ये सी पार्ट बात करता था टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कंपनी की बैलेंस शीट में तो आ रही है, अदर देन द प्रॉपर्टीज विच हैव बीन टेकन ऑन लीज और लीज एग्रीमेंट, उन केसेस में आपने डिस्क्लोजर देना है एज अ कंपनी। सर डिस्क्लोजर क्या देना है, बैलेंस शीट में जो रेलिवेंट आइटम है आप वो बताओ, उसकी डिस्क्रिप्शन बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, और बताओ आपके नेम में नहीं है तो कौन, किसके नेम में है। मैं नहीं तो कौन बे, सुना है ना, मैं नहीं तो कौन बे, ओए ओए ओए, मैं नहीं तो कौन, तो यही बताना है, मैं नहीं तो कौन, मतलब कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में है। फिर आप बताओगे वेदर दैट टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर, या फिर इंप्लॉय ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर। क्या प्रमोटर और डायरेक्टर की भी यहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, वो भी आपको यहां पे बता के चलनी पड़ेगी। फिर बताओ कब से, कब से ये कारनामा चल रहा है, एंड रीजन व्हाई इट इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, मे बी इट इज अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। क्या ये 5-6 पॉइंट क्लियर है? फिर से मजा आएगा। देखो आप नॉर्मली सोचो, मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, अब कंपनी के बैलेंस शीट में जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम पे ही नहीं है, तो मुझे क्या क्या जानना है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, बैलेंस शीट में कौन सा आइटम है जो कंपनी के नाम में नहीं है उसकी डिटेल्स, कितना अमाउंट है, कंपनी के नाम में नहीं है तो किसके नाम में है, क्या वो कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर है, या प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव या इंप्लॉई है, प्लस कब से ऐसा चल रहा है, एंड द रीजन व्हाई बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सो वेरी लॉजिकल पॉइंट, जस्ट आपने एक सीक्वेंस में इनको कवर करके
चलना है। और अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन कराई तो आप बताओ क्या ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने की? मुझे एक बात बताओ, क्या कारों में हम बोलते थे इफ द इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इज 10% और मोर ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू, तो आपको बताना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि कितना इंपैक्ट आया है। क्या ऐसी कोई बात याद आ रही है? जल्दी से बताओ। ये भी क्लॉज 1 में ही पढ़ा था, ये भी हमने क्लॉज 1 में ही पढ़ा था। एंड सब क्लॉज क्या था? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आपका डी पॉइंट यहां आ जाएगा। सर कैसे आपको पता लगा डी पॉइंट होगा? क्योंकि पहले 3 पॉइंट है पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पहला पॉइंट इज प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, टी फॉर टाइटल डीड्स, फिर रिवैल्यूएशन, बेनामी। बेनामी ऊपर अपन ने कवर कर लिया। तो नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी, ये किसने बताया? राजीव झा, वेरी वेरी गुड। तो अपन नेट कैरिंग वैल्यू लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू नहीं लेते। शाबाश। अब आता है सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको पता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जल्दी से बताओ। बच्चा कह रहा है कोई एग्जांपल बताओ, ऐसी कोई कंपनी जो ऐसी हरकतें कर रही है, वही एग्जांपल है इसका। मैं तुमको क्या एग्जांपल बताऊं? हैं नालायक। इधर देखो, अब इधर देखो सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का खेल है कि अगर किसी कंपनी की बिल्डिंग बन रही है, तो अगर वो बिल्डिंग बन गई तो वो बिल्डिंग है, बट जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन रही उसको अपन बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपको उसका एजिंग शेड्यूल बताना पड़ेगा। सर एजिंग शेड्यूल क्या बताना पड़ेगा? जो प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस में एंड जो प्रोजेक्ट्स सस्पेंडेड है। अगेन इसमें क्या है? लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। मुझे बताओ ये किसके जैसा है? फटाफट इधर देखो और बताओ ये किसके जैसा है? जिसके जैसा है उसमें हमारा होता था लेस देन 6 मंथ्स और 6 मंथ्स टू 1 ईयर। बट यहां पे 6 महीने वाला टाइम पास नहीं है। आज ही हमने पढ़ा दीप्तेश कोठारी, वेरी वेरी गुड, तुम पक्का पास हो, तुम पक्का पास हो। अरुण अरुण कुमार, अरे अभी ट्रेड डेटर्स का पढ़ा था ना, ट्रेड रिसीवेबल्स का पढ़ा तो था। एनपी एनपी कहां कर रहे हो तुम? पुरानी नॉलेज तुमसे कौन पूछ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल, वेरी वेरी गुड गगनजोत, मोहा, राजीव, शाबाश। अभी तो पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल। इंपॉर्टेंट बता। MTP1 May 23। नींद पूरी लो यार, आजकल क्या कर रहे हो तुम? एक से बढ़कर एक बदमाश आ गए हैं। अब देखो, जिन सीवप की कंप्लीशन इज ओवर ड्यू और इट हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल प्लान, तो आप इसके लिए भी अपना स्केड्यूल देके चलेंगे कि ये कब कंप्लीट होगा। लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। तो है तो सेम, जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे है, बस आपने यहाँ पे बताना है। बच्चा कह रहा है हमको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन? गगनजोत यहाँ पे क्या कर रखा है? यहाँ पे क्या कर रखा है? एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ड्रॉ कर रखा है। ड्रॉ करके आओगे ना, पेंसिल स्केल लेके जाना एग्जाम हॉल में, और क्या। अब ये कह रहा है जहां पे भी एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड उसका आप सेपरेटली बता के चलेंगे। ये सिंपल सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो उसका भी सीविप अंडर डेवलपमेंट जैसा ही एजिंग शेड्यूल बनाएंगे। दैट इज लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर, 2 ईयर टू 3 ईयर्स एंड मोर देन 3 ईयर्स, और फिर आखिरी में टोटल। लास्ट शेड्यूल हमारा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है ट्रेड पेबल्स का शेड्यूल। सेम टू सेम है जैसे हमारा ट्रेड रिसीवेबल का था, बस इसमें आ जाता है एमएसएमई अदर्स, और फिर वही डिस्प्यूटेड उसमें आ जाता है एमएसएमई और अदर्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या था? अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड गुड, अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल, डिस्प्यूटेड गुड, डिस्प्यूटेड डाउटफुल। यहां पे क्या है? अनडिस्प्यूटेड और डिस्प्यूटेड, पर गुड और डाउटफुल नहीं लिखा। यहां पे हमने गुड और डाउटफुल नहीं लिखा, तो क्या लिखा? एमएसएमई अदर्स, एमएसएमई अदर्स। ठीक है। श्रेयांश कह रहा है सर कितने फॉर्मेट याद करें? एक फॉर्मेट याद करो और उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके सारे फॉर्मेट बनाओ, तभी तो इंटर रिलेट करके चल रहे हैं ना। ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं आपको पढ़ाता अलग फॉर्मेट, फिर मैं भी भूल जाता, तुम भी भूल जाते, फिर अलग फॉर्मेट, फिर तुम ये बात बोलते कि कितने फॉर्मेट याद करें, तो तुम्हारी बात ठीक लगती। बट अगर मैं तुमको इंटर रिलेट करके बता रहा हूं और फिर तुम कह रहे हो इतने फॉर्मेट कैसे याद करें, तो कोर्स गलत पकड़ा है तुमने। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहां गेम ही एमएसएमई और अदर्स का है।
तो एमएसएमई इज द की पॉइंट जो आप याद यहां पे, हाँ एक बार याद करो, बार बार इस्तेमाल करो। ये हुई ना शानदार वाली बात। ठीक है, अब ये देखो मजेदार बात क्या कहता है, सिमिलर इंफॉर्मेशन शेल बी गिवन। अगर कोई ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, मुझे बताओ पिछली बार अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं थी तो हमने प्रॉक्सी क्या लिया था इसका? प्रॉक्सी का क्या मतलब है सर? ऑल्टरनेटिव। अगर हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं है, तो हम क्या लेते हैं? मैंने कहा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये देखो क्या लिखा है, इन केस नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तो इट शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। डन डनाडन डन। अब लास्ट पॉइंट कहता है अनबिल्ड ड्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। सेम हमने बात डेटर्स के केस में भी की थी। और आखिरी में आ जाता है पॉइंट क्या क्या, लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स टू प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स। तो जो भी आपने लोन्स दिए हैं डायरेक्टर्स को, प्रोमोटर्स को, केएमपीस, हाँ ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, ये भी कारों में पड़ा था। सर कितना कारों का रिलेशन करोगे आज? हमको आज कारों रिवाइज करके आना था क्या? हाँ करके आना था, तुमको किसी ने बताया नहीं। मुझे बताओ, अगर आपने कारों में याद हो तो हमने याद है कारों में क्लॉज पड़ा था लिग्स, थर्ड डे इज द लेग डे। ठीक है, इसमें हमने 4-5 बातें पढ़ी थी। सबसे पहले मैंने बोला था जितनी भी लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी और सिक्योरिटीज हैं उनको बाइफरकेट करो बिटवीन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर एंड अदर्स। ऐसे जेवी और अदर्स में अपन इसको बाइफरकेट करते थे, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर उसके बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, गारंटीज दे रखी है, सिक्योरिटीज देखी है, उनकी टर्म्स चेक करो प्रीजुडिशियल है या नहीं। फिर अपन चेक करते थे टर्म्स ऑफ बेसिकली स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट, देखो क्या स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड प्लस रीपेमेंट्स हैव बीन रेगुलर। उसके बाद चेक करो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। फिर मैं बोलता था 90 डेज वाला कांड हुआ क्यों, ये दिक्कत आई क्यों? तो दो खराब खराब लोन थे। एक तो ऐसा लोन था जो इस साल आने वाला था पैसा, बट आपने उसको रिफ्रेश कर दिया। सर रिफ्रेश का क्या मतलब था? रिन्यू कर दिया, फ्रेश लोन दे दिया या एक्सटेंड कर दिया। एंड तीसरा था लोन विदाउट एनी ड्यू डेट। विदाउट एनी ड्यू डेट यानी कोई ड्यू डेट की लोन था ही नहीं, बेसिकली आपने बताया नहीं वापस कब देना है, विदाउट एनी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। और उसमें फिर आप बताते थे कि कितना पैसा ऐसा है जो आपने अपने रिलेटेड पार्टी को दिया, प्रमोटर्स को दिया। तो कहीं ना कहीं वैसे ही आपसे कोई डिस्क्लोजर मांग रहा है, लोन्स विच आर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। तो जो सेकंड वाला खराब लोन था, समझ रहे हो, सेकंड वाला जो खराब लोन था विदाउट एनी ड्यू डेट, तो उसमें आप एज एन ऑडिटर रिपोर्ट करते थे ना कि कितना पैसा प्रमोटर को दिया, डायरेक्टर को दिया, केएमपी को दिया, रिलेटेड पार्टी को। वही कंपनी को भी डिस्क्लोज करके चलना है। जल्दी से बताओ किस किस बच्चे को ये इंटरलिंकिंग क्लियर हुई, और किस किस बच्चे को अब ऐसा लग रहा है सर कारो रिवाइज करना पड़ेगा, अपनी तो बैंड बजी पड़ी है। फटाफट बताओ। दो ही तरह के बच्चे हो सकते हैं और कोई होएगा ही नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके बाद आज की क्लास डन डनाडन डन। फटाफट बताइए। क्लियर है? चलो, हाँ नाउ वी आर एट द एंड गेम। एंड गेम का क्या मतलब है? डिस्क्लोजर वाले पार्ट का लास्ट पोर्शन अब अपन कर रहे हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले बताओ बिगनिंग में कितना था, फिर उसके बाद कितना चेंज आया रिजर्व्स एंड सरप्लस में ड्यू टू द चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या आपको याद है अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर में अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हो? प्लीज टेल मी। हाँ सर, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं। तो जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, उस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो चेंज आता है वो पुरानी बैलेंस शीट और पीएनएल में थोड़ी आता है। वो चेंज आप कहां लेके आते हो? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो वो आपने यहां पे बता के चलना है। प्लस आप बताओ इस साल का कितना प्रॉफिट और लॉस था, उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया, कितना रिटेन किया, और अगर कोई चेंज है तो वो बताओ। एंड इन सब का इंपैक्ट देते हुए प्लस माइनस करते हुए ये बताओ आखिरी में कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा। आखिरी में कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, ये बात बतानी है। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या ये बड़ा लॉजिकल था? ओपनिंग बैलेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड आइटम का इंपैक्ट, ठीक है, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिविडेंड, प्रॉफिट में से रिटेन्ड अर्निंग, एंड आपने क्लोजिंग बैलेंस बता के चलना है। सो यहां हमारी क्लास का दी एंड हो जाता है आज के सेशन का। अब
आने वाले सेशन में हम क्या करेंगे, जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स की आरटीपीज और एमटीपीज वाले क्वेश्चंस हैं उनको अब हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 2-3 सेशंस जो होंगे वो मैं शेड्यूल करके बताऊंगा आपको। आई विल मेक यू इन्फॉर्म यू ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप्स। तो जब भी वो होगा वो मैं आपको वैसे बता के चलूंगा। तो ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन बच्चों के पास ये पीडीएफ नहीं है मैं उनको बता देता हूं, आई एम मेकिंग दिस पीडीएफ अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक द वीडियो, ठीक है। चैप्टर 9 कंप्लीट कैसे हो गया, बाबा जी का प्रसाद है, इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कह रहे चैप्टर 9 खत्म सर, हाँ नालायक, अभी से कैसे खत्म हो जाएगा। तो अभी एक पोर्शन खत्म हुआ है, इसके बाद सेकंड लेग करेंगे। इसमें से मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूं, जो आईसीआई का पैटर्न चल रहा है, गारंटी नहीं बोलते अपन, ऑडिटर है अपन, रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। जो आईसीआई का पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से आपके इसमें से 4 से 5 मार्क्स तो हो गए। एंड मुझे नहीं लगता ये 4 से 5 मार्क्स का जो पेपर गेम था ये थोड़ा सा टफ था या कैसा भी था, इजीली आपके इसमें से 4 से 5 नंबर बन सकते हैं। बिकॉज आईसीआई हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई डिस्क्लोजर की बात पूछता है। बच्चा कह रहा है ये तो अकाउंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स थे, यस। तो इसमें हमने कुछ ऑडिट का नया पढ़ा भी नहीं, अकाउंट्स के आपके नोट्स टू अकाउंट्स की बस रिवीजन हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यूं ही खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। विश यू द बेस्ट एंड या लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।